बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीवन लहसुन की काश्त करने का टाइम करीब आता जा रहा है। अक्टूबर के महीने में हम जीवन की काश्त करते हैं, लेकिन उससे पहले जो सबसे एक ज़रूरी अमल है वो ज़मीन की तैयारी है कि ज़मीन की तैयारी हम किस तरह करेंगे, कौन से ग़िज़ाई अज्जा जो है वो हम ज़मीन में शामिल करेंगे जिससे हमारी जीवन के बल्ब का साइज़ जो है वो हमें मैक्सिमम मिले। और उसके अलावा सोइंग के बाद, जीवन की काश्त करने के बाद कौन से फर्टिलाइज़र है, कौन सी खादें हैं जिनकी बचत हमें हो सकती है अगर वो अज्जा हम पहले से मिट्टी में मिला दें ज़मीन की तैयारी के वक्त। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमारे जो साइल केमिस्ट हैं जनाब ज़ाहिद इकबाल साहब, उनसे हम बात करेंगे और वो हमें बताएंगे कि हम जीवन की काश्त के लिए ज़मीन कैसे तैयार करेंगे और कौन सी ग़िज़ाई अज्जा जो है वो कौन से वक्त में और काश्त से कितनी देर पहले जो है हमें ज़मीन में मिक्स करनी चाहिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम किसान भाइयों को जो गार्लिक या जीवन गार्लिक के काश्त करना चाहते हैं उनके लिए कुछ ज़रूरी हिदायत देते हैं। अभी चूँकि जीवन की काश्त का टाइम करीब आ रहा है तो वो ज़मींदार जो उसके लिए ज़मीन तैयार करते हैं, इंशाल्लाह इस वीडियो से उनको काफ़ी मदद मिलेगी। ज़मीन में बुनियादी चीज़ ये है कि ज़मीन में ख़ुराक को किस तरह हम स्टोर करें, बहाल करें। हमारी ज़मीनों में ख़ुराक पहले से मौजूद होता है लेकिन वो हमारी फसल को फ़ायदा नहीं देता। तो इसके लिए हम आपको कुछ ज़रूरी बातें बताएंगे, इस पर आप अमल करके एक मुनाफा बख्श पैदावार ले सकते हैं। सबसे पहले ज़मीन में आपने टाइम पे उसकी प्लोइंग करनी है, उसमें ट्रैक्टर चलाना है कि ज़मीन जो है उसको हवा का आना जाना बरकरार रहे। ज़मीन में भी ऑक्सीजन दरकार होती है और जो ख़ुराक होती है उसकी जो अवेलेबिलिटी है, उसकी दस्तयाबी है, उसके लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक चीज़ के साथ जब ऑक्सीजन मिलती है तो उसमें मौजूद तवानाई जो ताकत होती है वो रिलीज़ होती है। जब तक आपकी ज़मीन में जो मौजूद ख़ुराक है उससे वो ताकत रिलीज़ ना हो, वो आपके फसल के लिए दस्तयाब नहीं होती। तो इसके लिए हम सबसे पहले ज़मींदार भाइयों से अभी इस टाइम पे ये कहते हैं कि सबसे पहले अगर आपकी ज़मीन वतर कंडीशन में है, उस पर बारिश हुई है, उसमें एक दफ़ा आप हल चलाएं। सबसे अच्छा तो ये है कि राजा हल चलाएं जिससे गहरी आपकी जो ज़मीन है ना उसमें हल चले। जब आपने इसमें हल चला लिया तो फिर ज़मीन दो टाइप की होती है। अगर जिन ज़मींदारों ने लेबॉर्ट्री में अपनी ज़मीन का तज्ज़िया किया है तो वो इस बात का ख्याल रखें, अगर उसके ज़मीन का जो pH है 7 pH जो होती है वो नॉर्मल होती है, ना तेज़ाबी होती है ना असासी होती है। 7 से जब ज़्यादा हो तो वो असास की तरफ असासी होती है, उसमें नमकियात की मिकदार ज़्यादा होती है। जो 7 से नीचे आ जाएं, 6, 6.5, 6, 5 इधर तक आपकी ज़मीन तेज़ाबी होती है। सबसे पहले इस टाइम पे ज़मीन में आप अगर 1 एकड़ ज़मीन है, 8 कनाल ज़मीन है, तो आपने उसमें डेरानी खाद डालनी है। 1 कनाल के हिसाब से आपने 1 ट्राली डालनी है। डेरानी खाद के साथ आजकल जिप्सम मिलती है। जिप्सम के बहुत से फ़ायदे हैं। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, अगर आप फसल उगाने से उसको 1.5 महीना या 2 महीना पहले वो करें तो इसमें ज़रूरी अनासर होते हैं। उसमें एक सल्फ़र है। सल्फ़र जो है ना ये गार्लिक के लिए बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2 उसमें एक कैल्शियम है। अब ये आपस में बांड बनाया होता है इन्होंने। अब अगर ज़मीन को 1.5 महीने तक का वक्फा मिले तो ये रिलीज़ हो जाते हैं। फार्म यार्ड मैन्योर का फ़ायदा ये है कि ये ज़मीन में एयरेशन पैदा करता है। ज़मीन में जो रिएक्शन होते हैं, तामुल होते हैं, वो तेज़ हो जाते हैं। वाटर कंडीशन में आपने जिप्सम 1 एकड़ में आपने अगर, लेकिन ये फिर मैं कहूँगा कि अगर आपने तज्ज़िया किया है तो मैं उसी हिसाब से कहता हूँ। 1 एकड़ में हमने 12 बैग 50 केजी के वो जिप्सम डालने हैं। डेरानी खाद के साथ मिलाएं और ज़मीन को छोड़ दें। जिप्सम के बहुत से फ़वाइद हैं, लेकिन मैं ख़ास करके उन काश्तकार भाइयों के लिए इसके फ़ायदे बयान करता हूँ जिनकी ज़मीन ऐसी जगह पे हैं जिस पे पानी आ रहा होता है। तो ये ज़मीन के कटाव को रोकता है। ज़मीन के कटाव को जब ये रोकता है तो इसका मतलब ये है कि ये ज़मीन में जो खुराक मौजूद होता है उसको एक जगह पे रखता है। आपकी ज़मीन की खुराक पानी के ज़रिए नहीं जाती, उसको ये बांध के रखता है। जब ये उसको बांध के रखता है तो आपने डेरानी खाद भी उसमें डाली है, तो
تو یہ خوراک جو ہے نا آپ کے 1.5 مہینے بعد جو آپ فصل اگاتے ہیں اس میں گارلک ہے، بہت سے زمیندار بھائی اگاتے ہیں، تو اس میں آپ نے وہ گارلک لگانی ہے۔ تو گارلک کا جو ابتدائی نشو و نما ہے اس کے لیے زمین میں خوراک موجود ہو جاتی ہے۔ دوسرا آپ نے گارلک کے لیے ڈی ای پی جو ایک کھاد ہے اس میں فاسفورس ہوتا ہے، وہ ڈی ای پی کی جو فاسفورس ہے وہ ضائع نہیں ہوتی، وہ ڈائریکٹ آپ کے جو بلب ہے یا جو اس کا کلو ہے گارلک کا اس کو ڈائریکٹ میسر آتا ہے۔ دوسری بات میں نے جو ابھی آپ سے ذکر کی کہ جو اساسی زمینیں ہیں جس کا پی ایچ جنہوں نے وہ کیا وہ 7 سے زیادہ ہیں، اس میں آپ نے تیزابی کھاد ڈالنی ہے۔ تیزابی کھاد میں ابھی ہمارے پاس جو نائٹروجن کے لیے کھاد ہیں اس میں امونیم نائٹریٹ ایک تیزابی کھاد ہے، وہ ایسی زمین میں وہ کرتا ہے، فائدہ دیتا ہے جس کی پی ایچ زیادہ ہو۔ اور جو باقی کھاد ہیں جس طرح ہم ڈی ای پی یوز کرتے ہیں یا یوریا یوز کرتے ہیں، وہ اگر 7.5 یا 6.5 اس کے لیے بہت ضروری ہے کھاد ڈالتے وقت۔ اب تو یہ زمین کی تیاری ہو گئی جس میں آپ نے کس طرح جپسم ڈالنی ہے۔ کھاد سوئنگ کے ساتھ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جب آپ گارلک کا وہ لگائیں، جس طرح فار ایگزامپل یہ ایک کلو ہے، یہ آپ نے لگانا ہے نا، جس جگہ پہ آپ لگاتے ہیں یہ آپ انشور کریں اس چیز کی، آپ وہ کر لیں کہ اس کے ساتھ 2 4 5 دانے جو ہیں نا وہ ڈی پی کے اس کو ملیں، کہ ڈائریکٹ جب اس کی روٹ شروع ہوں اس کو فاسفورس ملیں، اور اس فاسفورس سے اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہے۔ تو آپ کی اگر ابتدائی نشو و نما فصل کی اچھی ہو گئی تو اس کو ایک تو اس کی جڑیں بھی مضبوط ہوں گی، اور دوسرا یہ وہ بناتے ہیں جب اس کے 3 لیف نکلیں مکمل ہو جائیں تو آپ نے اریگیشن کے ساتھ اس کو وہ یوریا ڈالنی ہے۔ اس کے بعد جب یہ 1 فٹ تک آ جائے پھر دوسری اریگیشن میں، لیکن آپ نے سپلٹ میں ڈالنے ہیں، آپ نے یہ نہیں کرنا ہے 1 ایکڑ پہ ہم 1 بوری لگاتے ہیں، آپ نے 3 اریگیشن کے ساتھ یہ بوری ختم کرنی ہے۔ فاسفیٹک جو ہے نا وہ سوئنگ میں مکمل کرنی ہے جس طرح فاسفورس کھاد ہیں، اور جو نائٹروجن کی جو کھاد ہے، یوریا ہو گیا، امونیم نائٹریٹ ہو گیا، کیلشیم امونیم نائٹریٹ ہو گیا، یہ آپ نے 3 اریگیشن کے ساتھ دینی ہے۔ باقی آپ اریگیشن دیں، لیکن یہ جو ہے نا اس کی لیف فارمیشن میں، لیف کی سائز بڑھانے میں فائدہ دیتا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ خوراک جو ہے نا وہ پتوں میں جمع ہو کے نیچے اس کے بلب کو جاتا ہے، تو آپ کا بلب انشاءاللہ بہت صحت مند ہوگا۔ یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ کیلشیم جو ہے وہ پاؤڈر جپسم جو ہے وہ ڈالنی چاہیے، تو اس کی مقدار کتنی ہے، اور کیا تمام زمینوں کے لیے ایک ہی مقدار ہوتی ہے اس کی؟ اس میں جو زمینیں ہیں اس میں اگر انہوں نے میگنیشیم اگر زیادہ ہے اس کا ایک لیمٹ ہوتا ہے، اگر میگنیشیم زیادہ ہے تو آپ نے 2 بیگ زیادہ کرنے ہیں، ویسے تو نارمل ریٹ 12 بیگ ہے فی ایکڑ، اگر آپ نے پھر 14 بیگ ڈالنے ہیں اسی حساب سے ڈالنے ہیں۔ جو میگنیشیم ڈومینیٹڈ سائل ہیں اس کو ہم کہتے ہیں، جس میں میگنیشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، تو اس میں آپ نے 2 بیگ سے پھر آپ نے 14 بیگ ڈالنے ہیں۔ ویسے نارمل 1 ایکڑ کے لیے ہم 12 بیگ یوز کرتے ہیں، اگر میگنیشیم اور بھی زیادہ ہے مطلب اپنی لیمٹ سے زیادہ ہو رہا ہے تو آپ نے پھر 16 بیگز ڈالنے ہیں۔ دوسرا جپسم کا یہ نقصان نہیں ہوتا ہے کہ وہ سائل کی پی ایچ میں تبدیلی کرتا ہے، نہیں، یہ ایک ایسا وہ ہے کہ یہ نہ سائل کی پی ایچ میں زیادتی کرتا ہے نہ کمی کرتا ہے، صرف یہ جو 2 نیوٹرین ہیں جس کو گارلک کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے۔ باقی اگر آپ سلفر کی دوائیاں بھی ملتی ہیں اس پہ آپ کا خرچہ زیادہ آئے گا، یہ 60 سے لے کر 70 روپے فی 50 kg ملتا ہے۔ ایک تو زمیندار بھائیوں کے لیے یہ کفایت شعاری کی بات ہے کہ ادھر سے وہ لیں، کرک میں یہ ملتا ہے، ادھر سے یہ لیں، ان کو سلفر کی پھر ضرورت نہیں ہوگی بعد میں۔ سلفر کا سورس اگر یہ کوئی سلفر کا وہ خوراک استعمال کرتے ہیں لیکوڈ فارم میں، اس پہ ان کا بہت زیادہ خرچہ آئے گا۔ دوسرا کیلشیم بھی اس کے لیے ضروری ہے، تو کیلشیم بھی اس کو ملتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ 1 مہینے سے لے کے 2 مہینے تک یہ زمین میں اپنا ریئیکشن مکمل کریں، اور اس سے جو خوراک ہے وہ آزاد ہو جائے، ریلیز ہو جائے، پھر یہ اس کو اویلیبل ہوگا۔ تو یہ جیون جو گارلک کے اس سوئنگ سے تقریباً کتنے دن پہلے یہ جپسم جو ہے اور ڈھیرانی کھاد جو ہے یہ زمین میں ڈال کر مکس کر لینی چاہیے؟ اچھا یہ ہونا چاہیے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ 3-4 مہینے پہلے ڈالنی چاہیے، لیکن ابھی چونکہ ٹائم بہت قریب ہے، لیکن ابھی بھی اگر ہمارے زمیندار بھائی اس کو ڈال لیں تو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے۔
तकरीबन महीना 1.5 महीना अभी भी इसके सोइंग के लिए है, तो उस सूरत में इसको फ़ायदा हो सकता है। बाज़ लोग ये करते हैं सोइंग के साथ जिप्सम डालते हैं, वो फिर नेक्स्ट फसल को फ़ायदा देता है, उसी फसल को वो अवेलेबल नहीं होता है। तो 3 महीने से लेकर बस अभी 2 महीने पहले डालना तो चाहिए। अभी अगर हम ज़मीनों में जिप्सम और ढेरानी खाद जो है वो डाल के मिक्स करके छोड़ दें तो सोइंग के वक्त हमें कौन कौन सी खादों की बचत होगी, केमिकल खादों की बचत हो सकती है हमें? हाँ, अभी ये बात है कि इन चीज़ों के डालने से आपको कौन सी कीमियाई खादों की बचत होगी, तो उसमें सबसे पहले जो आता है सल्फ़र का मसला आपका हल हो गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती हैं हमारे जो ज़री साइंसदान हैं कि आपने गार्लिक के लिए सल्फ़र को डालने की ज़रूरत आपको नहीं है। कैल्शियम का सोर्स भी ना डालें, जिस तरह हम कहते हैं कि क्राफ्टॉनिक जो मिलती है वो तो बहुत महंगी होती है। हाँ, मैं स्पेशली ये कहना चाहता हूँ कि जिनकी ज़मीनें फैलो पड़ी होती है, मतलब उस पर कोई फसल नहीं है, तो वो जो है ना फास्फोरस का जो है ना आधा इस्तेमाल करें, 50 की बजाय 25 इस्तेमाल करें। लेकिन जिन ज़मीनों पे अभी खरीफ में उन्होंने कुछ उगाया है, उस पे एक फसल है, वो फसल आपने उनसे काटी है, उसके बाद उसमें आपने पूरा खुराक डालना है। फैलो ज़मीनों में ये है कि उसमें खुराक मौजूद होती है, अब हमने उसमें डेरनी खाद डाल दिया, जिप्सम डाल दिया, तो ये जो है ना उसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है, तो उसमें जो अवेलेबल खुराक है फास्फोरस है वो बाउंड होता है, उसको रिलीज़ करता है। तो आप 50 केजी की बजाय 25 केजी इस्तेमाल करें उस सूरत में कि आपकी ज़मीन खाली पड़ी हो। जिन्होंने फसल उगाए हैं उस पे मतलब है कि मेज़ हो या मकई हो या कोई हो, चूँकि वो एग्जॉस्टिव क्रॉप है, तो उसमें आपने वो पूरे डाली है। एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इसमें आपको जो क्राफ्टोनिक है वो आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। यानी एक ज़मीन में आपने फिर गार्लिक लगाना है, अगर आपने ये एप्लीकेशन की, सिर्फ आपकी जो बेसिक फर्टिलाइज़र है यूरिया है, डीईपी है, वो इस्तेमाल करें। डीईपी आधा आपका हो गया, यूरिया जो है वो 3 स्प्लिट में इस्तेमाल करें, वो चूँकि बाकी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो आपने चूँकि नाइट्रेट जो है ना वो उसका वो आपने अप्लाई करना होता है, तो वो इरिगेशन के साथ अप्लाई करें। तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि आपकी जो क्राफ्टोनिक है ना वो इस्तेमाल ना करें और इंशाल्लाह आपकी फसल अच्छी रहेगी।